Hey everyone, welcome back to my channel. माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन सेकंड पेनफुल लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ईबो जैन डैलिन को देने के बाद वहाँ से चला जाता है। कार में बैठने के बाद जैसे ही ईबो कार को स्टार्ट करता है तभी वो साइड मिरर से आखिरी बार जैन को देखता है। जैन जो है ना वो फ्लोर पे बैठी हुई अपने हाथ को ईबो की तरफ बढ़ा रही थी और वो बहुत ही बुरी तरह से रो कर ईबो से भीख मांगती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, उसे इस तरह अकेला ना छोड़े। जैन को इस तरह देखकर ईबो जो है वो फूट फूट के रोता है। फिर ईबो साइड मिरर की तरफ देखते हुए धीमी धीमी आवाज़ में रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना जैन, ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी सज़ा है। तुमसे अलग होना ये मेरे लिए सज़ा है। जो कुछ भी आज तक मैंने किया ये उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारे परिवार से मैंने तुम्हें अलग किया था और मैं ही तुम्हें आज तुम्हारे परिवार के पास छोड़ के जा रहा हूँ। हमेशा खुश रहना और मुझे भूल जाना। ये कहने के बाद ईबो जो है ना वो और ज़्यादा रोता है। वो अपने आप को जैसे तैसे वहाँ पर कंट्रोल करता है और गाड़ी ना स्पीड में भगाता है। जैन दूर से ही ना ईबो को देख रही होती है। जैन को यकीन नहीं होता है कि ईबो ने ना सच में उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ टाइम पहले जैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब ईबो और उसे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ही पलों में ईबो ने ना वो भ्रम भी तोड़ दिया। जैन को पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या करेगी। डैलिन जो है वो जैन को बड़े आराम से उठाता है। फिर जैन से कहता है, जैन चलो अपने घर चलते हैं। जैन जो है ना वो आंखों में आंसू भरे हुए डैलिन की तरफ देखती है। जैन को डैलिन से कोई बात नहीं करनी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये शख्स जो कि कल तक उसका दोस्त था आज उसको खरीद के लेके जा रहा है। डैलिन जैन से कहता है, जैन मुझ पे भरोसा करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। तुम्हें अपने घर आना होगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तभी जो जैन है ना वो गुस्से में डैलिन से कहती है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। तभी डैलिन बड़े सॉफ्ट अंदाज में जैन को समझाते हुए उसे कहता है, जैन तुम्हें जितना अपने बारे में पता है वो बस आधा अधूरा सच है। तुम पहले घर आओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊँगा कि तुम कौन हो। मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ डैलिन। ये बात सुनने के बाद जैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो डैलिन से कहती है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। दोस्त कभी दूसरे दोस्त को खरीदता नहीं है। तभी डैलिन जो है ना वो जैन से कहता है, जैन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है? नहीं, मैं तुम्हें कैसे खरीद सकता हूँ? खरीदा बस चीज़ों को जाता है, इंसान को नहीं। और तुम कोई गैर नहीं हो, तुम मेरी अपनी हो। ये कहने के बाद डैलिन गहरी सांस लेता है। फिर जैन से कहता है, अब चलो घर चलते हैं, बाकी बात ना हम घर में ही करेंगे। हमारा परिवार हमारा इंतज़ार कर रहा है जैन। जैन जो है वो चुपचाप डैलिन की बात सुनती है क्योंकि जैन को पता है कि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो डैलिन है वो जैन को लेकर वहाँ से जाता है। जब वो चल रहे होते हैं जैन जो है ना वो रुक कर पीछे मुड़कर देखती कि शायद ईबो वापस आएगा। जैसे ही जैन रुकती है तो डैलिन भी रुकता है। डैलिन चुपचाप जैन की तरफ ही देख रहा था। फिर डैलिन ना जैन से कहता है, जैन ईबो वापस नहीं आएगा, वो जा चुका है। बेहतर होगा अब तुम भी चलो। ये कहने के बाद डैलिन ना जैन को लेकर चला जाता है, लेकिन जैन पीछे मुड़कर ही चल रही थी। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ छूट रहा था, उसका घर, नींद, सारी यादें, सब कुछ। जहाँ एक तरफ से जैन का दिल टूटा हुआ था वही दूसरी ओर डैलिन के घर में ना जोरों शोरों से तैयारी चल रही है क्योंकि आज जैन पहली बार अपने घर आ रही है। सारे जो सर्वेंट्स हैं उन सबको ना अलग अलग काम दे दिया गया है। घर को भी अच्छे से सजा दिया गया है। जैन के हिसाब से ही चीज़ें बनाई गई है। जैन के लिए जो रूम है उसे पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। सभी सर्वेंट्स ना आगे पीछे भाग रहे थे ताकि जल्द से जल्द ना काम ख़त्म हो जाए। सर्वेंट्स की जो हेड सर्वेंट है यानी कि डैलिन और काय की नैनी यानी कि दाई माँ, जिसने बचपन से ही डैलिन और काय को ना पाल पोस कर बड़ा किया है। दाई माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि जिस हिसाब से वो काम चाहती है ना सर्वेंट्स उस हिसाब से काम कर ही नहीं रहे थे। दाई माँ बार बार उनको डांट रही थी उन्हें क्या क्या करना है। गुस्से में ना दाई माँ कभी एक पे चिल्लाती तो कभी दूसरे पे। तभी जो काय है वो भी आता है।
आज काय ने भी ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म करके घर चला आया क्योंकि आज जैन आने वाली थी और सभी एक साथ उसका वेलकम करना चाहते हैं। जैसे ही काय दाई माँ को गुस्से में देखता है तो वो दाई माँ के पास आता है और उसे बैक हक करके उसे कहता है, क्या बात है स्वीटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इस उम्र में गुस्सा तुम पर शोभा नहीं देता। तभी जो दाई माँ है वो उसे हल्का सा ना पुश करती है, उसे कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता कितना काम है, ऊपर से सर्वेंट किसी काम की नहीं है। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था सबको बदल दो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस यही चाहिए। तभी जो काय है वो दाई माँ से कहता है, अरे बाबा क्या हुआ, सभी काम तो कर रहे हैं ना। तो दाई माँ उसे कहती है, क्या खाक काम कर रहे हैं? डैलिन एयरपोर्ट तक पहुंच गया होगा और वो कुछ ही टाइम में घर आ जाएगा और यहाँ पर देखो अभी तक पूरा काम हुआ ही नहीं है। तो अभी जो काय है वो उसे कहता है, आप फिक्र मत करो, काम हो गया है, बस एक ही काम रह गया है, वो है आपको तैयार होना है। मैंने अभी पार्लर वालों को फ़ोन कर लिया है, अभी लड़कियां आती होंगी आपके लिए कुछ ड्रेसेस और वो आपको अभी तैयार करने वाली है। ये बात सुनते ही दाई माना पीछे मुड़ती है और काय की तरफ गुस्से से देखती है और उसे कहती है, क्या कहा तुमने? तभी काय उसे कहता है, अरे जैन आने वाली है, मैंने सुना है जैन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जैन के टक्कर में भी तो कोई होना चाहिए, जैन को भी तो लगना चाहिए ना हमारी दाई माँ कितनी खूबसूरत है। ये बात सुनते ही दाई माँ उसका कान पकड़कर ज़ोर से खींचती है। फिर दाई माँ उसे कहती है, एक तो इतना काम है, ऊपर से अब तुम, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और बच्चा कुच्चा तुम ही पूरा कर देना। अभी जो दाई माँ है ना वो काय को डांट ही रही थी, इतने में ही डैलिन और जैन दरवाजे पे आते हैं। जैन चुपचाप ना उन लोगों को देख रही थी कि दाई माँ किस तरह काय को डांट रही है। डैलिन भी ना उन लोगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। तभी डैलिन जो है ना वो दाई माँ से कहता है, दाई माँ। डैलिन की आवाज़ सुनते ही काय और दाई माँ ना डैलिन की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर डैलिन और जैन खड़े थे। जैन की हालत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि पूरे सफ़र में जैन न बस रोए जा रही थी और डैलिन बार बार उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। जैसे ही काय जैन को देखता है, काय के होंठों पे स्माइल आती है और उसकी आंखों में चमक आती है। काय जो है वो भागते हुए भाई के पास आता है, उसको गले लगाता है और उसके बाद वो जैन को गले लगाता है। जैन को ये काफ़ी अजीब सा लगता है कि एक स्ट्रेंजर उसे गले लगा रहा है। जैन ना कोशिश करती है कि काय उसे ना छोड़ दे, लेकिन काय ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। फिर काय ना जैन के कान में कहता है, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ जैन, पता है मैं तुम्हारा इंतज़ार बचपन से कर रहा था। मैंने तो तुम्हारे लिए बचपन से पता है कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी है, तुम ना बस मुझे बताओ, मैं सारी चीज़ें तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये बात सुनते ही कि ये मेरा इंतज़ार बचपन से ही कर रहा है, जैन को ना अजीब सा लगता है तो वो उसकी तरफ देखती है। तभी जो डैलिन है वो जैन से कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, मैंने तुमसे कहा था ना, पिताजी ने बचपन में ही कहा था कि तुम्हें घर लाना है, तो बचपन से ही हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो काय है वो मुस्कुराते हुए जैन से कहता है, वैसे मेरा नाम काय है, ये जो तुम्हारे बगल में गुस्सेड़ू इंसान खड़ा है मैं इसका छोटा भाई हूँ। तुम्हारा नाम जैन है मुझे पता है और तुम बहुत खूबसूरत हो, वो दिख रहा है। काय जो है ना वो जैन के साथ इसी तरह नोटी हरकतें करता है। जैन ना पहले ना काफ़ी सीरियस मूड में होती है, लेकिन काय की हरकतें देखकर जैन थोड़ा ना शांत सी हो जाती है। काय बचपन से ही ऐसा है, भाई ने काय और डैलिन को लाड प्यार से पाला है। जहाँ डैलिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, वही जो काय है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। हमेशा वो हंसता रहता है, दूसरों को तंग करना, नौटी हरकतें करना वो उसकी ना आदत होती है। लेकिन जब बात उसके गुस्से की होती है तो भाई भी ना कभी कभी काय से ना डरा करता था, क्योंकि जो काय है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। काय जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जिसके बारे में पूरे घर को पता है सिवाय जैन के। तभी दाई माँ काय को धक्का देती है और उसे कहती है, साइड में हो जाओ, इस बेचारी को तंग मत करो, मैं काफ़ी नहीं हूँ, आप बेचारी इसको भी तंग करोगे। तभी डैलिन ना दाई माँ को गले लगाता है। दाई माँ जो है वो डैलिन को गले लगाकर उसके माथे को किस करती है। फिर वो उसे कहती है, डैलिन मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, मुझे ना तुम्हें इस बेवकूफ़ के बारे में बताना है, इसने ना मेरी नाक में दम करके रखा है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, मुझे पता है दाई माँ, अब मैं क्या करूँ, ये बेवकूफ़ हमारे पल्ले पड़ा हुआ है। तभी जो दाई माँ है वो उसे कहती है, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ तुम मुझे रिटायर कर दो, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। तो काय उसे कहता है, हाँ इसे रिटायर कर दो, फिर तुम और जैन शादी कर लेंगे और मैं और दाई माँ भी शादी कर लेंगे। ये बात सुनते ही जैन के मुंह से ना हल्की सी हंसी छूट जाती है। तो जो दाई माँ है वो जैन की तरफ देखती है। फिर जो दाई माँ है वो जैन के पास आकर उसे गले लगाती है।
दाई की आंखें आंसुओं से ना भर आती है। फिर वो जैन से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड जब तक जिंदा थे वो बस तुम्हारे ही इंतज़ार में थे। अब वो नहीं है तो तुम आई हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक सी आ गई है। चलो जैन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये कहने के बाद जो दाई माँ है वो जैन को अपने साथ लेकर जाती है। दाई माँ जब जैन को अपने साथ लेकर जा रही होती है तो दाई माँ ना उसका हाथ पकड़ के चलती है। जैन जब चल रही होती है वो बार बार पीछे मुड़ कर ना डैलिन की तरफ देखती है। डैलिन जो है ना वो दूर से ही जैन को इशारा देता है और उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन फिर दाई माँ की तरफ देखती है और फिर दाई माँ के साथ ना चलती है। चलते हुए दाई माँ जो है वो जैन से कहती है, जैन ये तुम्हारा घर है। हम तुम्हारा इंतज़ार तब से कर रहे हैं जब से तुम अभी पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन देखो तुम आज यहाँ आई हो। मुझे तो लगा था इस ज़िंदगी में मैं कभी तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। जैन चुपचाप दाई माँ की बातें सुन रही थी। जब दाई माँ जैन को उसके कमरे में ले जाती है, अंदर जाने के बाद जो जैन है वो देखती है कि उसका जो कमरा है ना वो बहुत बड़ा है। कमरे में ना बहुत सारी चीज़ें रखी है, बहुत सारे टेडी बियर्स भी रखे हुए थे। बिल्कुल लड़कियों के जैसा ही उस कमरे को सजाया गया था। जैन चुपचाप उस रूम को देखती है। तभी जो दाई माँ है वो जैन से कहती है, जैन तुम्हारे लिए इस रूम को सजाया गया है। तुम्हें पता है इस रूम को ना काई ने खुद सजाया है। हालांकि मैंने उसे कहा था कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे ना तुम्हारे रूम में सारे टेडी बियर्स रखने हैं। शुक्र करो सारे नहीं रखे हैं, बस 2-3 ही रखे हैं, वरना वो तो सारे लेकर आता जितने भी उसने तुम्हारे लिए बचपन से अभी तक संभाल के रखे हैं। जैन चुपचाप ना दाई माँ की बातें सुन रही थी। तभी दाई माँ जैन से कहती है, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। ये कहने के बाद दाई माँ ना जैन के बालों में अपना हाथ फेरती है और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए दाई माँ दरवाजे भी बंद कर देती है। जैसे ही दाई माँ चली जाती है, जैन चुपचाप सोफे के ऊपर आकर बैठ जाती है। जैन को पहले लगा था जब वो ईबो के घर में आई थी, जो हालत उस वक्त जैन की थी वो काफ़ी ज़्यादा उस घर में डरी हुई थी, उसे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अपना सा लग रहा था। सभी लोग उसे घुल मिल कर बात कर रहे थे जैसे कि वो लोग जैन को पहले से ही जानते हैं। कमरे को भी ऐसे ही सजाया गया था जैसे कि जैन पहले यहाँ रहा करती थी। जैन चुपचाप कमरे को देखती है। कमरे में हर एक टेडी बियर को देखती है, किताबों को देखती है। वहाँ पर बड़े से ड्रेसिंग टेबल को भी सजाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल की लड़कियों को चाहिए। जैन के कमरे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जैन चुपचाप बैठी रहती है। तभी उसके जहन में ना ईबो आता है, तो जैन की आंखें ना भीग जाती है। जैन को ईबो की याद आती है। जैन की आंखों से ना आंसू बह ही रहे होते हैं। तभी ना दाई माँ खाना लेकर आती है, तो जैन जल्दी ही अपनी आंसू ना पोंछ लेती है। अंदर आने के बाद जो दाई माँ है वो जैन को खाना सर्व करती है। दाई माँ जैन से कहती है, आज का मेन्यू काई ने डिसाइड किया है, वो भी तुम्हारे लिए। मुझे माफ़ करना, हम में से किसी को तुम्हारी पसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए काई ने दिन भर पता किया कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है, उस हिसाब से ही खाना बनाना पड़ा। अब तुम टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। जैन जो है ना पहले तो वो मना करती है, लेकिन दाई माँ के फोर्स करने पर जैन खाना खाती है और सारा खाना ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था। उसके बाद जो दाई माँ है वो जैन से काफ़ी देर तक बात करती है, उसे अपने बारे में बताती है। जैन चुपचाप दाई माँ की बातें सुनती है। दाई माँ और जैन बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जैन के रूम का दरवाज़ा ना नॉक होता है। दाई माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही वो शख्स अंदर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डैलिन था। डैलिन फ्रेश होकर आता है और फिर सीधे आकर उनके पास बैठता है। फिर जो दाई माँ है पहले वो डैलिन के बारे में जैन से कहती है कि डैलिन करता क्या है, डैलिन की क्या क्या पसंद है। उसके बाद फिर वो उसे काई के बारे में बताती है। फिर बताती है कि घर में कौन कौन रहता है। जैन चुपचाप ना दाई माँ की बातें सुन रही थी। जैन का मूड हालांकि ऑफ था, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो दाई माँ की ना सारी बातें सुनती है। डैलिन ना ये नोटिस करता है कि जैन का मूड कुछ ठीक नहीं है। तभी वो दाई माँ से कहता है, दाई माँ मुझे लगता है कि जैन काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, आप लोग कल बात कर सकते हो ना। तभी जो दाई माँ है वो हाँ में नोट करती है और उसे कहती है, हाँ हम तो अब हमेशा बात कर सकते हैं। ये बात कहने के बाद दाई माँ जो है वो अपनी सीट से उठती है और फिर वो इजाज़त लेती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद डैलिन फिर जैन से कहता है, जैन तुम्हें यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे डैड का है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि तुम इस घर की असली वारिस हो।
मैंने डैड से प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाना मेरी ड्यूटी थी। मुझे बुरा मत समझना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जैन चुपचाप ना डार्लिन की तरफ देख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों से ना आंसू बहते हैं। तभी जो डार्लिन है वो जैन के बगल में आकर बैठता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, जैन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हम तुम्हारी अपनी फैमिली है और तुम इस वक्त अपनी फैमिली में हो, तुम सेफ हो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन जो है वो आंखों में आंसू भर के ना हाँ में नॉट करती है, लेकिन जैन को एक ही बात खाई जा रही थी कि ईबो ने उसे ऐसे कैसे जाने दिया। कि ईबो ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा कि जैन उसे कितना प्यार करती है। अब हमें ईबो का सीन दिखाते हैं। जब ईबो एयरपोर्ट से चला गया था, ईबो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। रोते हुए वो ड्राइविंग करता है, बीच बीच में ना वो अपने हाथों को ज़ोर से ना स्टीयरिंग व्हील पे भी मारता है। ईबो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन जैना तब तक जा चुकी थी। ईबो गाड़ी को साइड में लगाता है, फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर जाने के बाद ईबो जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से रोता है और रोड पे ना वहीं बैठ जाता है। ईबो की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। उसे जैन की ना हर एक चीखें, उसकी रोने की आवाज़ें, उसकी भीख मांगने की आवाज़ ना सुनाई दे रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब उसे जैन को रिंग पहनाई थी तो जैन की आंखों में आंसू थे। आज मॉर्निंग में जैन कितना खुश थी, जब वो डिनर कर रहे थे तब जैन कितना खुश थी। ईबो को ये सब बातें ना याद आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी ईबो के ऊपर से जहाज़ चला जाता है, जिस जहाज़ में जैन थी। जहाज़ को देखते हुए ईबो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोता है और रोते हुए कहता है, जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये कहने के बाद ईबो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो काफ़ी देर तक वहीं पर फिर बैठा रहता है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। हमारी स्ट्रीट डॉग के गैंग की ना दूसरे गैंग के साथ लड़ाई हो रही थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ईबो की आंखों से अब ना आंसू आते हैं ना वो रो रहा था, बस वो शौक में वहीं पर बैठा हुआ था। काफ़ी घंटे हो जाते हैं, लेकिन ईबो बस वहीं पर बैठा रहा। दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव है, जब काफ़ी देर तक ईबो वापस नहीं आया तो डिटेक्टिव ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो डिटेक्टिव ना निंग को कॉल करता है कि क्या ईबो वहाँ आया है। तभी जो निंग है वो उसे कहता है कि ईबो मॉर्निंग में जैन के साथ चला गया, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये बात सुनने के बाद जो डिटेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा ना घबरा जाता है। उसके बाद फिर वो अपने आदमी को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द ना ईबो का लोकेशन पता करे कि ईबो कहाँ पर है, क्योंकि डिटेक्टिव को ना ईबो को कुछ बताना था कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर के बाद जैसे ही डिटेक्टिव का आदमी उसे फ़ोन करता है और उसे बताता है कि ईबो का लोकेशन कहाँ दिखा रहे हैं, बिना वक्त गवाए डिटेक्टिव जो है वो उस जगह की तरफ चला जाता है। डिटेक्टिव अभी ड्राइव ही कर रहा था। जैसे ही डिटेक्टिव ईबो की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, डिटेक्टिव गाड़ी में ही था, तभी दूर से ना वो ईबो की गाड़ी देखता है और गाड़ी के बाहर ईबो ना वही रोड पर बैठा हुआ था। ईबो की गाड़ी देखकर डिटेक्टिव ना साइड में गाड़ी लगाता है और जल्दी ईबो के पास आता है। ईबो जो है ना वो वहीं पर खामोश बैठा हुआ था। ईबो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। डिटेक्टिव जो है वो ईबो से कहता है, बॉस बॉस आप ठीक है ना, जैन जैन कहाँ पर है। ईबो कुछ नहीं कहता। तभी जो डिटेक्टिव है वो ईबो का कंधा ना हल्का सा मूव करता है और उसे कहता है, बॉस बॉस आप मेरी बात तो सुन रहे हो ना, आप ठीक हो, जैन कहाँ पर है। कुछ देर तक ईबो शांत रहता है और उसके बाद फिर वो धीमी धीमी आवाज़ में डिटेक्टिव से कहता है, वो चली गई, मैंने उसको जाने दिया। ये कहने के बाद ना ईबो डिटेक्टिव की तरफ नज़रें उठाकर देखता है। ईबो की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। ईबो की ऐसी हालत देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि ईबो ने ना जैन डायलिन को दे दी। तभी जो डिटेक्टिव है वो ईबो से कहता है, बॉस मुझे आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है। सोयांग घर आ गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन आपका होना भी वहाँ ज़रूरी है। सोयांग की बात सुनने के बाद ईबो जो है ना वो हल्का सा हाँ में नॉट करता है और उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठता है और डिटेक्टिव उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही ईबो वेयर हाउस आता है, देखते ही समझ में आ रहा था कि ईबो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे तैसे सोयांग की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो सोयांग के रूम में आता है तो वो देखता है सोयांग जो है वो बेड के ऊपर ना लेटा हुआ है। उसकी बॉडी में जगह जगह पर ना चोटों के निशान थे।
कुछ चोटें ना पुरानी थी और कुछ नई। उसकी बॉडी पर ना नील के निशान भी लगे थे। लेकिन ईबो जो है ना वो चलते हुए सोयांग के हाथ की तरफ जाता है, जिस हाथ की 3 उंगलियां काटी गई थी। जैसे ही ईबो हाथ को देखता है तो वो देखता है उसका जो हाथ है ना वो पूरी तरह से बैंडेज से ना कवर है। वहाँ बस 2 ही उंगलियां थी। ये देखकर जो ईबो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोता है। रोते हुए वो सोयांग को गले लगाता है। हालांकि सोयांग उस वक्त बेहोश था। डॉक्टर्स जो है ना वो ईबो से कहते हैं कि वो सोयांग को छोड़े, उसे सोयांग को ना रेस्ट करने दे। लेकिन ईबो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने फाइनली अपने दोस्त को देखा, लेकिन वो इस तरह इस हालत में सोयांग को देखेगा उसे कभी इमेजिन नहीं किया था। ईबो अपने आप को इस सब का ना जिम्मेदार समझता है कि ये सब कुछ ईबो की वजह से हुआ। जैन उसे अलग हुई वो भी ईबो की वजह से। सोयांग की ऐसी हालत हुई उसका रीज़न भी ईबो ही है। ईबो ना सोयांग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी जो डॉक्टर है वो ईबो से रिक्वेस्ट करता है कि वो सोयांग को छोड़ दे, क्योंकि सोयांग का अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है। जैसे तैसे डिटेक्टिव के मनाने पर ईबो ना सोयांग को छोड़ता है। उसके बाद डिटेक्टिव ना ईबो को अपने साथ लेकर चला जाता है। ईबो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ईबो चुपचाप ना ऑफिस में आकर बैठ जाता है। फिर ईबो ना डिटेक्टिव से कहता है कि उसे सिगरेट जला कर दे। ये बात सुनते ही ना डिटेक्टिव ना थोड़ा हैरान हो जाता है कि बॉस की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद से सिगरेट जला नहीं सकते। तभी जो डिटेक्टिव है ना वो जल्दी आकर सिगरेट जलाता है और ईबो को देता है। ईबो कांपते हुए हाथों से सिगरेट लेता है और स्मोक करता है। ईबो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आंसू बहे जा रहे थे। तभी जो ईबो है वो डिटेक्टिव से कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाए, ईबो को ना अकेले ही बैठना है। डिटेक्टिव जो है ना वो हाँ में नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ईबो जो है ना वो स्मोक कर रहा था। काफ़ी देर तक ईबो स्मोक करता है। स्मोक करते हुए ईबो जो है ना फिर वो वहीं पर टेबल पर ना सो जाता है। जब डिटेक्टिव को लगता है कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन ईबो का ना कोई भी जवाब नहीं आ रहा, तो डिटेक्टिव ना वो ऑफिस का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है और झांक कर देखता है। जैसे ही वो झांक कर देखता है तो वो देखता है पूरा जो रूम है ना वो धुएं से भरा हुआ था, और वो धुएं में ना हल्का सा देखता है कि ईबो जो है ना वो वही टेबल पर सो रहा है। ईबो को इस तरह देखकर डिटेक्टिव की आंखों में ना आंसू आते हैं। डिटेक्टिव ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था ईबो जो कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो इस तरह टूटेगा, वो भी एक लड़की के लिए। ईबो के साथ इतना बुरा होगा उसे कभी भी सोचा नहीं था। वो चुपचाप ही दरवाज़ा बंद करता है, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो है ना वो सोयांग का ट्रीटमेंट कर रहे थे। सोयांग को खून भी चढ़ाया गया और सोयांग इस वक्त ना बेहोश ही था। डिटेक्टिव फिर डॉक्टर के पास जाकर उसे कहता है कि सोयांग कैसा है। डॉक्टर्स जो है ना वो डिटेक्टिव से कहते हैं मिस्टर सोयांग ठीक है। उनकी ज़ख्म देखकर ऐसा लगता है कि उनका यहाँ आने से पहले किसी ने ट्रीटमेंट किया था। ये बात सुनकर डिटेक्टिव जो है ना वो थोड़ा बहुत ना हैरान सा हो जाता है, क्योंकि सोयांग जो है ना वो डैलिन के पास था, और डैलिन ना दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तो है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। सोयांग की ऐसी हालत देखकर ना वो सोयांग का ना ट्रीटमेंट खुद कर देता है। और डैलिन ने सोयांग की उंगलियां काटी नहीं थी, उसकी उंगलियां तो ऑलरेडी पहले ही मैंगिया ने ही काट दी थी, बस डैलिन ने उसका फ़ायदा उठाया। डिटेक्टिव जो है फिर वो डॉक्टर से कहता है कि अभी जो सोयांग है उसकी हालत कैसी है। तो जो डॉक्टर है वो उसे कहता है मिस्टर सोयांग अभी स्टेबल है, अभी वो ठीक है। ये बात सुनने के बाद जो डिटेक्टिव है वो गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ सुबह सवेरे जैसे ही दाई माँ जैन के रूम में आती है तो वो जैन को नींद से जगाती है। कल रात को जैन काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए दाई माँ ही उसे ना नींद से जगाने के लिए आई थी। जैसे ही जैन नींद से जागती है तो दाई माँ उसे कपड़े देती है। जैन जो है ना वो फ्रेश होकर आती है। उसके बाद दाई माँ ना उसे डाइनिंग एरिया लेकर चली जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी डैलिन और काई उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैन जो है ना वो चुपचाप आकर सीट पे बैठती है। तभी जो काई है वो जैन से कहता है गुड मॉर्निंग जैन, कल रात तुम आराम से सोई ना। जैन जो है वो बस करती है। तभी जो दाई माँ है वो ब्रेकफास्ट जैन को सर्व करती है। जैन चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही होती है और जो डैलिन है वो काय की तरफ देखकर काय से कहता है काय क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है क्योंकि जैन जो आई हुई है। ये बात सुनते ही जैन जो है वो काय की तरफ देखती है। काय जो है वो जैन की तरफ स्माइल करके देखता है और उसे कहता है जैन मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ। ये बात सुनते ही जैन के मुंह से हल्की सी हंसी छूटती है। डैलिन जो है वो काय की बात सुनकर काय की तरफ गुस्से से देखता है और उसे कहता है नहीं, कौन सी छुट्टी, कैसी छुट्टी? ऑलरेडी पिताजी की डेथ के बाद हम लोगों ने काफ़ी छुट्टियां ले ली थी, अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। काय जो है वो उसे कहता है
अरे मैंने ऑलरेडी काम सारा ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं आज यहीं पर रहूँगा। जैन को मेरी ज़रूरत है, उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो किससे मदद मांगेगी? तो दाई माँ उसे कहती है कि मैं हूँ यहाँ पर, तुम जाओ यहाँ से। ब्रेकफास्ट करने के बाद फाइनली काय और डैलिन जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। डैलिन जाने से पहले जैन के पास आता है और जैन से कहता है उसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो दाई माँ से मांग सकती है। ये कहने के बाद डैलिन जो है ना वो उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है और ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर देना। जैन चुपचाप ना वो कार्ड लेती है और हाँ में नोट करती है। उसके बाद डैलिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही डैलिन वहाँ से चला जाता है, कुछ देर के बाद डैलिन का एक आदमी जैन के पास आता है और जैन से कहता है मैडम, बॉस ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। जैसे ही जैन वो गिफ्ट देखती है तो वो उसे कहती है बॉस ने, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी जो वो शख्स है वो उसे कहता है जी मैं बॉस के बारे में बोल रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। तभी जो जैन है वो उसे कहती है अच्छा तो ये बताओ कौन से वाले बॉस, छोटे वाले या बड़े वाले? तभी जो वो शख्स है वो उसे कहता है जी बड़े वाले बॉस ने। तो जैन जो है वो उसे कहती है ये क्या है? तो वो जो शख्स है वो उसे कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि आपको इसकी ज़रूरत होगी। ये बात सुनने के बाद जैन जो है ना वो उस बॉक्स को लेती है और वो शख्स ना वहाँ से चला जाता है। फिर जैन ना उस गिफ्ट को ना खोल कर देखती है कि इसमें क्या है, तो उसमें मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल फ़ोन देखकर जैन को ईबो की याद आती है, तो वो उस बॉक्स को वहीं पर टेबल पर रखती है और भागते हुए अपने रूम में जाती है। वो जैसे ही रूम में जाती है तो वो रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और वहीं दरवाजे के पास बैठती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। उसे ईबो की अब बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि उसने कल रात से फिर ईबो को नहीं देखा था। जैन बहुत ज़्यादा रोती है और फिर धीरे धीरे अपने आप के साथ ही कहती है क्या मैं इस लायक नहीं थी कि तुम मुझे अपने पास रख सको? क्या मैं तुम्हारे प्यार के सच में लायक नहीं थी? काफ़ी देर तक जैना वहीं पर रो रही होती है। अचानक से फिर उसके दरवाज़ा कोई ना खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से जैना थोड़ा डर सी जाती है। फिर वो अपने दाएं बाएं देखती है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कोई दरवाज़ा ना नॉक कर रहा है। तो जैन जो है वो जल्दी अपनी आंसू पोंछती है। फिर वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पर ना कुछ सर्वेंट्स थी। सर्वेंट्स जो है ना उनके हाथ में बैग थे, तो वो अंदर लेकर आते हैं। जैन जो है फिर वो उनसे पूछती है कि ये सामान, तो उनमें से एक सर्वेंट उसे कहती है मैडम जब आप कल आई थी तो आपके साथ सामान भी था, काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से नैनी ने कहा कि कल सुबह ही हम आपके कमरे में ये सामान लेकर जाएं। जैन चुपचाप उनकी बात सुनती है। फिर वो बेड पे बैठती है और उनको ना चुपचाप वो देख रही होती है वो लोग क्या कर रहे हैं। उनमें से जो एक सर्वेंट होती है वो फिर सारे बैग खोलती है, एक एक करके वो ड्रेसेस ना बाहर निकालती है। जैसे ही जैन की नज़र उन ड्रेसेस पे पड़ती है तो जैन की आंखों से ना आंसू बहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो वही ड्रेसेस थी जो ईबो ने ना उसे कल रात को ना खरीद के दी थी। सारा सामान जो ईबो ने उसके लिए लाया था। जैन समझ गई ईबो ने क्यों उसके लिए इतनी सारी शॉपिंग की। जैन चुपचाप ना बस उन ड्रेसेस को देख रही होती है और आंसू बह रहे होते हैं। जैन का चेहरा भी ना लाल हो गया था। तभी अचानक से दाई माँ ना रूम के अंदर चली आती है। जैसे ही दाई माँ रूम के अंदर आती है और वो देखती है कि जो जैन है वो रो रही है, दाई माँ धीरे धीरे जैन के पास आती है। दाई माँ जैन को रोते हुए देखकर समझ गई कि जो जैन है वो कुछ छुपा रही है। फिर जो दाई माँ है वो जैन के बगल में आकर बैठ जाती है और बाकी सर्वेंट्स को ना जाने के लिए कहती है। सभी सर्वेंट्स चुपचाप चली जाती है। आखिरी सर्वेंट जाते हुए ना दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जो दाई माँ है वो जैन की तरफ देखती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। फिर वो जैन से कहती है बेटा तुम्हारा इंतज़ार इस घर ने बरसों से किया है। तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि तुम इस घर में रहो। अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि तुम भाई की बेटी हो। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी कि तुम्हें इस घर में बेटी ना सही बहू बना के लाया जाए, और यही उनका आखिरी सपना था कि तुम इस घर में रहो, बहू बन के रहो। इसलिए कुछ दिनों में ही तुम्हारी और डैनी की शादी होने वाली है। ये बात सुनते ही जैन की आंखें बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से अल्फाज ही निकल रहे थे तो वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। जैन को अब पूरा यकीन हो गया है कि अब वो चाह कर भी ना ईबो के पास वापस नहीं जा सकती है। वो पूरी तरह से ना बंधी हुई है। जैन को रोता हुआ देखकर जो नैनी है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जैन ना चुप नहीं होती तो वो वहाँ से ना भाग जाती है। भागते हुए जैन ना गार्डन में पहुँचती है।
जैसे ही जैन गार्डन में पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा रोते हुए चल रही थी। चलते चलते जैन की नज़र दूर स्विमिंग पूल में पड़ती है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल देखती है तो उसे ईबो के घर का स्विमिंग पूल याद आता है, तो वो और ज़्यादा रोती है और वही ग्राउंड पे ना बैठ जाती है। इस बार जैन ने सारी हदें पार की थी। वो रोते रोते बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। आसपास जितने भी नौकर या सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सभी जैन को देख रहे थे, इसके साथ हो क्या गया, ये इस तरह क्यों रो रही है। नैनी जो है ना वो भी खिड़की से जैन को रोता हुआ देख रही थी। रोते हुए जैन ना बार बार ईबो को बुला रही थी और अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी ताकि ईबो ना उसका हाथ पकड़ ले।